तैयार रहिए, स्टार्ट। भारत में दशकों से आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती रहा माओवाद अपने खात्मे के दौर में दिखाई दे रहा है। कभी छत्तीसगढ़ के बस्तर से लेकर मध्य प्रदेश, झारखंड और नक्सलबाड़ी तक रहा लाल झंडे का खूनी दायरा अब लगभग सिमट गया है। इस ऐतिहासिक बदलाव का सबसे मानवीय और सुखद पहलू बंदूक से सिंदूर तक का सफर है। संगठन के भीतर जिन माओवादियों की जबरन नसबंदी कर दी गई थी, सरकार रिवर्स वासेक्टोमी ऑपरेशन के जरिए उन्हें दोबारा पिता बनने के काबिल बना रही है। माओवादी अब विवाह कर परिवार बसा रहे हैं, मुख्य धारा में लौट रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार आतंक का गढ़ रहे अबूझ माड़ और उत्तर बस्तर को नक्सली हिंसा से पूरी तरह मुक्त घोषित किया जा चुका है। यह वैचारिक पराभव बस्तर की बदलती जमीनी हकीकत का जीवंत प्रमाण है। अकेले जगदलपुर में ही 210 माओवादियों का एक साथ हथियार डालना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अब हिंसा का रास्ता अपनी प्रासंगिकता खो चुका है। जिन क्षेत्रों में कभी लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया का बहिष्कार होता था और एक तरह से वोट डालना मना था, वहां आज लोग अब खुद आगे आकर लंबी कतारों में लगकर अपने वोटर आईडी कार्ड बनवा रहे हैं। हिडमा जैसे बड़े माओवादी कमांडरों के गांवों में चौपालें सज रही हैं और स्कूलों की घंटियां गूंज रही हैं। गोद में आईईडी के बजाय अपने लाडले को थामने की यह मानवीय तड़प सचमुच एक नए युग का सूत्रपात है। इस अपूर्व सफलता को स्थायी बनाने के लिए सरकार को अत्यंत सतर्क और दीर्घकालिक नीति पर काम करना होगा। माओवाद का समूल नाश केवल ऑपरेशंस के बल पर नहीं, बल्कि समावेशी विकास के मॉडल और अटूट विश्वास की बहाली से ही संभव है। सुदूर अंचलों में अब बैंक खुल रहे हैं, बाजार गुलजार हो रहे हैं और वर्षों बाद बसें चल रही हैं। ऐसे में यह इंक्लूसिव विकास मॉडल सराहनीय है, लेकिन आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों से किए गए गरिमापूर्ण जीवन और सम्मानजनक आजीविका के वादों को पूरी संवेदनशीलता के साथ समय पर निभाना भी जरूरी है। इन वादों को पूरा करने में प्रशासनिक ढिलाई या नीतिगत चूक से असंतोष की चिंगारी दोबारा सुलग सकती है। माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा, सड़क, अस्पताल और शिक्षा पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन यह प्रशासनिक दखल स्थानीय आदिवासियों के रीति रिवाजों, परंपराओं और उनके जल, जंगल, जमीन के अधिकारों का सम्मान करते हुए होना चाहिए। जब तक विकास समावेशी और स्थानीय अस्मिता के अनुकूल नहीं होगा, तब तक बाहरी तत्वों को पुनः पैर पसारने का मौका मिलता रहेगा। बंदूक का साया हटने के बाद अब समय बस्तर के जंगलों में न्याय, विश्वास और सच्चे लोकतंत्र का नया सवेरा स्थापित करने का है। एआई को आधुनिक युग की सबसे बड़ी तकनीकी उपलब्धियों में गिना जा रहा है, लेकिन इसके बढ़ते दुरुपयोग ने शिक्षा जगत के सामने गंभीर संकट खड़ा कर दिया है।
राजस्थान विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश के दौरान नेट परीक्षा उत्तीर्ण होने के फर्जी प्रमाण पत्र एआई और एडिटिंग टूल्स की मदद से तैयार कर आवेदन करने का मामला न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि यह शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि ऐसे आवेदकों की संख्या 1-2 नहीं बल्कि कुल आवेदनों की लगभग 10% बताई जा रही है। यह घटना दर्शाती है कि तकनीक का दुरुपयोग अब संगठित और सुनियोजित रूप ले चुका है। सामान्य जांच प्रक्रिया इन फर्जी प्रमाण पत्रों को पकड़ने में विफल रही, जिससे सरकारी तंत्र और विश्वविद्यालयों की सत्यापन व्यवस्था की कमजोरियां उजागर हुई हैं। यदि शिकायत नहीं होती तो संभवतः यह धोखाधड़ी सफल भी हो जाती। इससे योग्य और मेहनती अभ्यर्थियों के अधिकारों पर सीधा आघात पड़ता है। यह हालात विश्वविद्यालयों तक ही सीमित नहीं है। हाल ही में नीट परीक्षा के दौरान भी एआई आधारित जालसाजी के प्रयास सामने आए। फर्जी प्रश्न पत्र तैयार करने, मोबाइल के माध्यम से एआई की सहायता लेने और परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित करने जैसी घटनाएं इस बात का संकेत हैं कि तकनीक अब अपराधियों के लिए नया हथियार बनती जा रही है। ऐसे मामलों में प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता दोनों खतरे में पड़ रही है। यदि समय रहते इस प्रवृत्ति पर नियंत्रण नहीं किया गया तो भविष्य में डिग्रियों, शोध कार्यों और चयन प्रक्रियाओं की प्रामाणिकता पूरी तरह संदेह के घेरे में आ सकती है। विश्वविद्यालयों और परीक्षा एजेंसियों को डिजिटल सत्यापन, राष्ट्रीय डेटाबेस से ऑनलाइन मिलान तथा एआई आधारित फोरेंसिक जांच जैसी व्यवस्थाएं लागू करनी होंगी, अन्यथा एआई की यह अंधी दौड़ शिक्षा जगत की साख को गहरी क्षति पहुंचा देगी। विराम।